नमस्कार मित्रों, आज हम महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी अटॉर्नी जनरल एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दो ऐसे पदों के बारे में जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं जो भारत सरकार के सर्वोत्तम पद माने जाते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आइए सबसे पहले हम महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में शुरू करते हैं। भारत के 3 विधि अधिकारी होते हैं। जो भारत अपना देश है इसके 3 विधि अधिकारी यानी भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महाधिवक्ता यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के अपर महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये 3 जो है कि विधि अधिकारी हैं अपने भारत के, याद रखेंगे ये तीनों पद जो है कि विधि अधिकारी हैं। आगे देखेंगे प्रथम महान्यायवादी कौन था, यानी भारत का प्रथम महान्यायवादी, प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो MC सीतलवाड़ प्रथम महान्यायवादी थे, यानी प्रथम अटॉर्नी जनरल थे। आगे देखेंगे भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है, तो भारत सरकार को किसी भी कानूनी विषयों पर जो है कि परामर्श महान्यायवादी के द्वारा यानी अटॉर्नी जनरल के द्वारा दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। आगे है भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है, तो ये भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य, अब जो महान्यायवादी हैं अटॉर्नी जनरल हैं, इनके जो कार्य हैं हम इस पर ध्यान देंगे। इनके कार्य हैं भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें भारत सरकार को जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट को, तो वैसे विषयों पर भारत सरकार की तरफ से उच्चतम न्यायालय में कौन पहुंचेंगे, तो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी जो है कि ये करते हैं। उसके आगे है सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार भी अटॉर्नी जनरल को होता है। अनुच्छेद 76 के जो 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक वो रह सकते हैं। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। यानी महान्यायवादी जो हैं अटॉर्नी जनरल, वो संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा यानी उच्च सदन निम्न सदन दोनों में जो है कि ये भाग ले सकते हैं, उसकी कार्यवाही में सम्मिलित हो सकते हैं, बोल सकते हैं, संसदीय कमेटी के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार इनको नहीं है। आगे देखेंगे सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, तो महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है, इनके अधीन होता है, और ये भी जो है कि विधि अधिकारी होता है भारत सरकार का। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल हैं भारत के वर्तमान जो है कि अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक है। यानी कि जो महान्यायवादी का पद है संविधान में इनके लिए स्थान है, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इनकी नियुक्ति होती है, जबकि महाधिवक्ता जो हैं उनका संवैधानिक न होकर के मात्र वैधानिक है, यानी कि संविधान में इनका चर्चा नहीं है। आगे देखेंगे भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, तो वी नरहरि राव जो थे वो प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये वी नरहरि राव थे भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, तो ये महाधिवक्ता देते हैं, एडवोकेट जनरल जो होते हैं, और हर राज्य के भी एक महाधिवक्ता होते हैं, केंद्र सरकार के भी महाधिवक्ता होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। संसद की लोक सेवा समिति जो है पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है,
तो लोक सेवा समिति में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है उपस्थित रहते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कैग के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये संविधान द्वारा इस पद का सृजन किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। आगे देखेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का। लोक लेखा समिति जो है ये एक संसदीय समिति है, लोक लेखा समिति, जिसके अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। आगे देखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक यानी चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक फंड्स कहा जाता है। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग हैं वो क्या करते हैं? राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच करते हैं। इसके आगे देखेंगे नियंत्रक एवं महालेखाकार की पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो ये भारत सरकार की संचित निधि पर इनके वेतन एवं भत्ते भारित होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंध कुछ अनुच्छेद। सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 148। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति जो है कि अनुच्छेद 148 में इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 148 के तहत ही इनकी नियुक्ति होती है कैग की। 149 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ अनुच्छेद 149 में है। इसके आगे है अनुच्छेद 150 संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह जो है कि दे सकते हैं अनुच्छेद 150 के तहत। आगे है 151 अंकेक्षण प्रतिवेदन। अंकेक्षण प्रतिवेदन है 151 अनुच्छेद 151 में निहित है। तो ये सभी अनुच्छेद जो थे ये कैग से संबंधित थे, महालेखा परीक्षक से 148, 49, 150 और 151। आगे है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता। यानी कैग से अगर कोई भी व्यक्ति रिटायर होता है तो वो इसके बाद कोई भी सरकारी पद क्या धारण नहीं कर सकता है। तो ये रहे हमारे महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।